तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली उस डाउडी लेवल की जो 10th ग्रेड की बॉडी रहती है अब उसे पाने वाला रहता है। जियान को अपने जायो क्लैन के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, खास करके इसके एंसेस्टर जायो यून के बारे में, जिन्होंने एक इमोर्टल लेवल का वी फ्लेम इस इंसान के लिए जिसे उसने बचाया था छोड़ दिया था। तो शुरू करते हैं अब आगे। जियान इस समय इस गोल्डन बॉडी को देख रहा था और ये काफी ज्यादा अचंभित था। जियान जैसे ही अपनी बॉडी को पूरी तरह से मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर करके इस गोल्डन बॉडी को टच करता है, ऐसा इसे फील होता है कि मानो कोई इसे फोर्सफुली बाहर फेंक रहा हो। जियान समझ जाता है ये बेसिकली इमोर्टल बॉडीज को रजिस्ट कर रही है। के बाद ये जो इमोर्टल वॉरियर रहते हैं जियान को बताते हैं कि अपना सोल पावर यूज करो और इस इमोर्टल बॉडी के अंदर प्रवेश करो, ताकि तुम्हारे बॉडी पर वो जो फोरहेड पर एक मार्क है क्लैन वाला उसको एक्टिवेट करो, फिर तुम इसका कंट्रोल ले पाओगे। जियान इसके बाद फाइनली अपना ह्यूज सोल पावर मोबिलाइज करने की कोशिश करने लगता है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग इस इमोर्टल वॉरियर से कहते हैं, मुझे जितना याद है तुम्हारी इमोर्टल बॉडी वीक तो नहीं है, क्योंकि तुमने इस बॉडी से ही 2 फाइटिंग लेवल के एविल रेसेस से फाइट किया था। यान फिर से अपने सोल पावर से ट्राई कर रहा था, फिर भी ये इस समय कुछ रेजिस्टेंस फील कर रहा था। इसके प्रेशर के कारण ये एक बार फिर से नील डाउन टाइप हो जाता है। यान समझ जाता है, ये तुरंत ही अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट कर लेता है। फाइनली जो जियान का सोल पावर रहता है इस गोल्डन लाइट को ब्रेक थ्रू कर जाता है और गोल्डन बॉडी में एंटर कर जाता है। जो गोल्डन बॉडी रहती है ये ट्रांसपेरेंट भी रहती है काफी ज्यादा, ये जियान को अब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इसके सोल पावर को। यहाँ पर जो भी इस समय रेजिस्टेंस था वो खत्म हो जाता है। फाइनली इस गोल्डन बॉडी पर जियान के जैसा ही एक मिस्टीरियस सोल रून अपीयर हो जाता है। जियान समझ जाता है अब ये कामयाब रहा, ये तुरंत ही बैठ जाता है और ये जो सोल रून इसने इस बॉडी पर बनाया था यानी मार्क, इसको ये और भी ज्यादा कंडेंस करने लगता है अपने सोल पावर को यूज करके। सीन देखकर ये जो इमोर्टल वॉरियर रहते हैं कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपना जो मार्क है इस पर बना दिया इस इमोर्टल बॉडी पे, तो ये अब तुम्हारा हो गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस बॉडी के साथ आगे जाकर काफी अच्छा करोगे। जियान भी फील कर सकता था कि इस इमोर्टल बॉडी के साथ इसका एक क्लोज कनेक्शन बन गया है। जियान समझ जाता है कि इसको वेट करके कोई मतलब नहीं है, तुरंत ही इस बॉडी को अब एब्जॉर्ब करने लगता है। जियान तुरंत ही इसकी बॉडी में एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है और ये इमोर्टल बॉडी को अपनी बॉडी में मर्ज करने लगता है। ये बॉडी जैसे ही इमोर्टल बॉडी इसके बॉडी में प्रवेश करती है, एक एंशिएंट ऑरा बाहर निकलता है। जियान की हड्डियों में से भी ऐसा लग रहा था मानो कड़कने की आवाज आ रही हो। इतना जियान ने सोचा था ये इमोर्टल बॉडी उससे भी परे थी। जियान समझ गया था अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। जियान के जो एंशिएंट मार्क रहता है क्लैन टैटू, उसकी वजह से ये बॉडी धीरे धीरे अब नॉर्मल होने लगती है। जियान शांति से नीचे बैठ गया था, इसकी आंखें बंद थी। इसके बॉडी पर वही अब गोल्डन लाइट दिख रही थी। इल्यूजनरी और सॉलिड बॉडी जियान के आसपास अब दिखने लगी थी धीरे धीरे। 10 फीट 20 फीट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बॉडी का साइज 100 फीट हो जाता है। इधर दिखाया जाता है हॉल के आसपास मूजी और झूलाओ खड़े थे और ये सभी का वेट कर रहे थे। एल्डर जू तब तक फील कर चुके थे, बोलते हैं लगता है किसी बंदे ने वो इमोर्टल बॉडी गेन कर ली है, क्योंकि झूलाओ ने इस इमोर्टल बॉडी को पाने के लिए पास्ट में 1000 साल पहले ट्राई किया था, तो इनको पता था इस फ्लक्चुएशन को फील करके। इस समय हंस रहे होते हैं और कहते हैं मुझे पता नहीं है कौन इस बॉडी को हासिल किया होगा। ये सोचते हैं शायद वही वो बच्चा होगा यानी जियान। फेंग जियान पवेलियन में कई लोग इमोर्टल लेवल के भी वॉरियर रहते हैं यानी डाउ जियान लेवल के। सीन शिफ्ट होता है और किंग जुआनलिंग को दिखाया जाता है। इनके आसपास कुछ वुमेन्स रहती हैं कि हाँ ये औरतें शायद कोई रिपोर्ट लेकर आई रहती हैं। ये लोग बताती हैं कि वो जो इमोर्टल बॉडी था बर्निंग इंसेंस पवेलियन में किसी उनके डिसाइपल ने हासिल कर लिया है। जुआनलिंग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसका ऑरा काफी तेजी से बढ़ता है और जिस इंसान ने इसको ये न्यूज़ दिया था उसके ये कॉलर पकड़ लिए रहते हैं। फिर से कहो तुम एक बार, वही चीज़ बताता है कि जो इमोर्टल बॉडी थी बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंग जियांग पवेलियन की, उसके किसी डिसाइपल ने इसे हासिल कर लिया है। ये भी अब काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे ये बात सुनकर। ये कहते ये तो मेरे लिए काफी बुरा है। जुआनलिंग भी क्योंकि इस इमोर्टल बॉडी के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे, इनके मन में भी एक भय बैठ जाता है। अगर ये बॉडी पा लिए होते तो ये भी आराम से डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाते थे। किंग जियानलिंग भी सोचने लगते हैं कि इन्हें किसी भी तरह करके डाउ जियांग लेवल में एंटर करना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और फेंग जियांग पवेलियन को दिखाया जाता है। मू यिंगिंग, ग्रीन फ्लूट, मू फेंग और जायो ही ये सब बाहर आ चुके थे, बस जियान बाकी था उस डाउ रिवर में। इन चारों ने भी मू जूजी को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया था। सभी को आराम से एक 6 स्टार की डाउडी लेवल की बॉडी मिल गई थी। मू यिंगिंग को तो 7 स्टार की बॉडी मिल गई थी, क्योंकि इन लोगों के सामने जो एल्डर जू भी थे उनके पास भी एक 7th रैंक की ही डाउडी बॉडी होती है। तो एल्डर जू समझ चुके थे कि वो जो इमोर्टल लेवल की बॉडी वो जियान नहीं पाया है। की बात सुनकर इमोर्टल बॉडी मू इनकी भी अपने होंठ काटने लगती है। मू जूजी इनको बताते हैं कि जो इमोर्टल लेवल की बॉडी होती है बेसिकली डाउडी के 10th ग्रेड की बॉडी होती है और सबसे पीक की बॉडी मानी जाती है। इन लोगों को भी अब तो पता ही था, क्योंकि ये लोग 6th ग्रेड की बॉडी पाने में इतने ज्यादा घायल टाइप हो गए थे, थक गए थे, तो 10th ग्रेड की बॉडी कैसी होगी। सर अपना लेडी ली काफी खुश हो रहा होता है, बिग ब्रदर तो बिग ब्रदर ही है ऐसा कहता है अपने मन में। सर सीन शिफ्ट होता है और काफी दूर का एक जगह दिखाया जाता है, काफी डार्क प्लेस रहता है। यहाँ से एरी घोस्ट साउंड आ रहे थे। यहाँ पर 2 फैमिलियर फिगर दिखाए जाते हैं इस सेंटर ऑफ द एल्टार में। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तो होंगिया रहती है और दूसरा वो बंदा युकुआन रहता है जो अभी भी
कल्टीवेशन कर रहा होता है। दोनों कुछ तो बात कर रहे होते हैं और ये युगवान कहता है मैं 60% श्योर हूँ। इस समय वो टॉप ऑफ द माउंटेन होते हैं रेड सॉइल में और ये लोग अच्छा खासा पहले से रिकवर कर चुके थे। होंगे की नजर पूरी तरह से युगवान पर होती है। युगवान बेसिकली ह्यूमन कम और अब डेविल जैसा यानी घोस्ट जैसा ज्यादा दिख रहा था, मानो उसकी बॉडी भी पूरी तरह से सड़ गई हो। ये अपनी होंठ काट रही थी और बोलती है मैं उम्मीद करूंगी कि तुम सक्सेसफुल होगे। इस समय ये इस बंदे यानी युगवान के बॉडी पर दिख रही थी। ये बाजू में इसके लवर की भी बॉडी होती है। अगर ये बंदा युगवान सक्सेसफुल हो गया तो ये इसके बंदे को यानी कि लवर को आराम से रिसरेक्ट कर सकता था। होंगे को पहले से पता था कि जो ट्विन घोस्ट एम्परर थे उनके पास एक मिस्टीरियस पावर थी जिससे वो किसी को भी रिवाइव कर सकते थे और ये ट्विन घोस्ट जो भी थे फिलहाल अभी युगवान के पास थे। इनसे बोलता है युगवान इससे बोलता है कि मेरा वेट करो, मुझे अभी भी टाइम लगेगा ताकि मैं पूरी तरह से ये जो सोल है ट्विन घोस्ट एम्परर का इसे एब्जॉर्ब कर पाऊं। बंदा युगवान जो था ये अब आराम से मतलब 6 स्टार डाउडी के पीक पर पहुंच चुका था और अभी तो इसको एब्जॉर्ब करना बाकी ही था दूसरे वाले ट्विन घोस्ट एम्परर को। तो इसका लेवल क्या होगा? युगवान अपने हाथ बढ़ाता है, इसके पाम पर एक ब्लडी रेड हार्ट होता है। बेसिकली ये ट्विन घोस्ट एम्परर का हार्ट था। होंगे भी देखकर इसको थोड़ा सा घबरा जाती है। बेसिकली यही जो हार्ट था ये कोर पावर था घोस्ट एम्परर का। जो ब्लड कलर का रेड हार्ट होता है इसमें से एक पावरफुल बीट हार्ट बीट सुना जा सकता था। युगवान बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और ये भी इस ब्लडी हार्ट को तुरंत ही निगल जाता है। जैसे ही ये इस हार्ट को खाता है एक शॉकिंग ऑरा मतलब इसके चारों तरफ फैल जाता है। पूरे मतलब होंगशुआन माउंटेन को ये कवर कर लेता है। होंगे इसे थोड़ी दूर चली गई थी। बेसिकली ये लोग एक फॉर्मेशन बना के कल्टीवेट कर रहे थे। होंगे भी इससे कहती है मुझे नहीं पता ये कितना समय चलेगा पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कामयाब हो जाओगे। होंगे यहाँ से थोड़ी दूर निकल जाती है। इधर समय बीतते जाता है। जियान को गए हुए 1 महीने हो गए थे उस डाउ रिवर में। इस बीच में वो जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट वाले थे यानी राजा घराने के तो ये भी संदेश लेकर आ गए थे कि जो टॉप 3 वाले हैं फेंगजियांग पवेलियन के वो एंटर कर सकते हैं हमारे पॉन्ड में। बेसिकली जियान, मू यिंगिंग और मू फेंग यही तीनों एलिजिबल थे। 5 लोग इस डाउडी रिवर में एंटर किए थे। चारों लोग मतलब 10 दिन बीतते बीतते ही आ गए थे पर जियान बस अकेले नहीं आया था। पर फिर से मू यिंगिंग इस किनारे पर आती है। लिटिली से देखता और स्माइल करता है, लगता है तुम जियान का वेट कर रही हो। ये तुरंत ही लिटिली को कहती है बस मैं देखने आई थी क्योंकि हमें इंपीरियल पॉन्ड भी जाना है। लिटिली ये समझ गया था कि ये मू यिंगिंग उसका चिंता कर रही है जियान का। ये लिटिली इसे फिर भी पूछती है क्या जियान ठीक होगा? जियान इसे कहता है मैं जितना फील कर पा रहा हूँ बिग ब्रदर की जो फाइटिंग स्पिरिट है पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है और वो सॉलिड फॉर्म में इस समय कन्वर्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो ब्रेक थ्रू करने वाले हो। इधर ये लिटिली भी हंस रहा होता है इसके चले जाने के बाद कि बिग ब्रदर आप वो दोनों भाभियों मतलब काइलिन और जूनेर को इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि ये भी मू यिंगिंग के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था। जा ही रही होती है फिर ये वापस आती है क्योंकि इसे कुछ तो फील होता है। मतलब ये जो डाउडी रिवर रहता है इसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं। लिटिली से पूछती है क्या हुआ? लिटिली बताता है कि आज शायद बिग ब्रदर वापस आ सकते हैं। इस समय तो जब डाउडी रिवर भी जो रहता है उसमें से भी गोल्डन कलर निकलने लगता है मानो इमोर्टेलिटी चारों तरफ छा गई हो। यानी बेसिकली ये पूरा जो 1 महीना यूज किया रहता है इस इमोर्टल बॉडी से फ्यूज करने में यूज किया रहता है। इसे कोई भी जल्दी नहीं थी। यानी एक महीनों में मतलब केवल अपनी बॉडी को इस इमोर्टल बॉडी से मर्ज ही नहीं करता है बल्कि अपना फाइटिंग की भी काफी ज्यादा मतलब इंप्रूव कर लेता है। जियान अब फाइनली अपनी आंखें खोलता है। ये देखता है इसके सामने जो इमॉर्टल बॉडी रहती है वो 100 मीटर की हो चुकी थी। ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। ये बॉडी जो थी इमॉर्टल बॉडी अब पूरी तरह से जियान की हो चुकी थी। जियान ये समझ गया था ये आराम से 5 स्टार डाउडी के पीक के बंदे को हरा सकता है। थोड़ा बहुत सोचता है फिर ये फील करता है इस इमॉर्टल बॉडी में कुछ तो अभी भी मिसिंग है। इमॉर्टल वॉरियर भी जियान से कहते हैं क्या तुम्हें लग रहा है कि इमॉर्टल बॉडी अभी भी इनकम्प्लीट है? ये जियान की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। जियान कहता है अगर मैं इसको फुल पोटेंशियल पे भी यूज करूं तो शायद मैं इसको 9th ग्रेड तक ही यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है 10th ग्रेड के लिए। इसके बाद फाइनली इमॉर्टल वॉरियर जियान को बोलते हैं अगर तुम इस इमॉर्टल बॉडी को इसके लिमिट तक यूज करना चाहते हो यानी 10th ग्रेड तक तो तुम्हें एक इमॉर्टल फ्लेम चाहिए, फ्लेम ऑफ इमॉर्टैलिटी। सुनकर जियान की आंखें मानो हॉट हो गई हूँ। जियान को तुरंत ही याद आता है क्योंकि ये इमॉर्टल वॉरियर जो थे इनके पास 18th ग्रेड की वही इमॉर्टल फ्लेम होती है तो इनको जरूर पता होगा कि वो फ्लेम कहाँ पर है। जियान समझ जाता है इसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जियान इनसे काफी रेस्पेक्टफुली उस इमॉर्टल फ्लेम का होली फ्लेम का लोकेशन पूछता है। इस दौरान जब जियान मर्ज हो रहा था तो गोल्डन ड्रैगन किंग की और इस इमॉर्टल वॉरियर की बात चल रही थी तो ये अब जान चुके थे जियान का पोटेंशियल तो ये इससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। उसके बाद इमॉर्टल वॉरियर बताने लगते हैं यहाँ पर मैं नहीं मारा था। बेसिकली वो जो जगह है जियान इनकी बात ध्यान से सुन रहा था। बताते कि उस समय ये टियानजिंग कॉन्टिनेंट में थे। जियान इनकी बात ध्यान से सुन रहा था। जियान को भी मालूम था ये जो डाउडी कॉन्टिनेंट है वो 4 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। सबसे वीकेस्ट है वो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट है। मिडिल लेवल पर वो ईस्टर्न मोस्ट डोयून कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं। टियांगजिंग कॉन्टिनेंट
सबसे ऊपर नहीं है लेकिन सेकंड नंबर पर आता है टॉप लिस्ट में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सदर्न मोस्ट हा हुई कॉन्टिनेंट है। ये जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से ये टियांगजिंग कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जियान का वहां पर जाना मतलब खतरे से खेलना था। जियान से कहते हैं जब तक कि तुम्हारा सन 7 स्टार डाउडी पर ना हो जाए तुम उस जगह पर मत जाना, खास करके इमोर्टल फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी मत करना। जियान भी इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। इस दौरान जाते जाते जियान से कहते हैं कि जब तुम कभी फ्यूचर में सीनियर जायो युन से मिलना तो उन्हें मेरा हेलो कहना। जाते जाते ये जियान को एक और बात बताते हैं, बोलते हैं जो होली फ्लेम है बेसिकली ये नेमेसिस है एविल ट्राइब्स का, मतलब आराम से एविल ट्राइब वालों को मार सकती है। फिर भी जब इन एविल ट्राइब्स ने इन सातों रियल्म पर अटैक किया था तो ये बेसिकली होली फ्लेम को ही खोज रहे थे ये लोग भी। ये जियान से कहते हैं इतना ध्यान रखना कि जो होली फ्लेम है कभी भी उन एविल क्लैन वालों के हाथ में ना लगे। के बाद ये यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जियान भी इनको ग्रीट करता है। के बाद फाइनली गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान से कहते हैं अब जाने का समय हो गया है। जियान पूछता है क्या मैं इनको रिसरेक्ट कर सकता हूँ क्या। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं इन्हें तो शायद एंजल फैमिली वाले भी अपना रिसरेक्शन मैजिक यूज करके रिसरेक्ट ना कर पाए, ये सच में अब मर चुके हैं। ये जो डाउडी रिवर का ऑरा था मू यिंगिंग वगैरह फील करके थोड़ा बहुत अचंभित हो जाते हैं। वो अचंभित देखकर लिटिली कहता है तुम पैनिक मत करो ये मेरे बड़े भैया हैं। ये स्माइल कर रहा था उस गोल्डन फिगर की तरफ देख करके। लिटिली जियान से तुरंत ही पूछता है क्या तुमने मतलब वो डाउडी बॉडी प्राप्त कर ली क्या 10th ग्रेड की। जियान भी इस समय हंस रहा होता और लिटिली भी हंस रहा था। जियान ये बताता है कि जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले हैं उन्होंने भी वो इन्विटेशन भेज दिया है उस इंपीरियल पूल का। उनको हालांकि उस इंपीरियल पॉन्ड का रहस्य नहीं पता था, पर क्योंकि काफी लोग इसकी तारीफ करते हैं इसका मतलब जरूर उसमें कुछ ना कुछ खास होगा। मू यिंगिंग जियान से तुरंत ही कहती है कि एक एल्डर थे ओल्ड जू करके, वो तुम्हें बोले थे कि जब तुम बाहर आओगे तो उनसे जाकर जरूर मिलना। बाकी लोग मतलब अपने अपने घर लौट जाते हैं, मतलब मू यिंगिंग वगैरह जहाँ आराम करती थी जियान तुरंत ही एल्डर जू लाओ की तरफ बढ़ जाता है। इस दौरान मू यिंगिंग जाते जाते जियान से केयरफुल रहने के लिए कहती है क्योंकि जो ओल्डर जू लाओ हैं काफी एसेंट्रिक माने जाते हैं। ये अपने मन में ही ये बात बोलती है। मू यिंगिंग इस दौरान अपने मन में कहती है ब्रदर मुझे नहीं पता, जब मैं जियान के पास जाती हूँ तो मैं काफी ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ, आप कहाँ हो अभी। इसका कोई ब्रदर रहता है यानची करके। और मू यिंगिंग जब भी मतलब रोती है कुछ भी करती है तो इसके आंखों में भी वो अज्योर फ्लेम आ जाते हैं। हालांकि जियान इस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये आगे बढ़ गया था। ओल्ड जू थे बेसिकली ये तो ह्यूमन पैलेस के एल्डर थे, पर ये हेवनली पैलेस में रहते थे। यही मतलब एल्डर जू लाओ ही सबको लेकर जाने वाले थे एम्परर पॉन्ड में। यान इस दौरान रास्ते में कई बार कंफ्यूज भी होता है क्योंकि आगे रास्ते काफी ज्यादा विचित्र थे। जब भी किसी से एल्डर जू लाओ के मतलब वो जहाँ रहते वहां पर जाने का रास्ता पूछता, जो भी डिसाइपल्स रहते थे वो एक अलग ही एम्बैरेस नजर से इसको देखने लगते थे। एंड फाइनली आदमी से पूछता है, हालांकि आदमी काफी औरतों के जैसा दिख रहा था पर ये काफी हैंडसम था। जियान इससे पूछता है क्या मैं एल्डर जूलाओ से मिल सकता हूँ, कहाँ रहते हैं। आदमी कहता है तुरंत ही एल्डर जूलाओ बाहरी लोगों से नहीं मिलते हैं। आदमी से भी जियान को एक वियर्ड ऑरा फील हो रही थी। जियान इनसे तुरंत ही कहता है वो एल्डर जूलाओ ही थे जिन्होंने मुझे बुलाया था। आदमी भी इस दौरान जियान के ऑरा को फील करते हैं और कहते हैं तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर भी ये कहते हैं एल्डर जूलाओ जल्दी नहीं मिलते किसी से, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। जियान कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। इसके सामने जो एल्डर खड़े थे शायद ये 5 स्टार डाउडी के ही वॉरियर थे, फिर भी जियान इनको रेस्पेक्ट दे रहा था। के बाद ये फाइनली बताता है कि एल्डर जू का जो रेजिडेंस है यहीं पर है, बस तुमको लेफ्ट जाना है और अंत तक चले जाना है। जियान फाइनली इस एंड ऑफ द रोड पर पहुंच जाता है जहां पर इसे एक वुडन हाउस दिखता है जहां से भयंकर स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन जन्म ले रहा था। यानी इस फ्लक्चुएशन को फील करता है, ये समझ जाता है ये स्पिरिचुअल पावर है। आदमी भी जो ओल्ड जू रहते हैं ये समझ जाते हैं कि जियान आ गया है। ऐसे ये जियान को बोलते हैं कुछ तो जियान फील करता है इनके टेरिफाइंग पावर को और समझ जाता है। बेसिकली जब ये बोलते हैं तो इनकी आवाज में एक अलग ही प्रेशर होता है, मानो जियान का पूरा फाइटिंग की ही सॉलिडिफाई हो गया, मतलब काम करना ही बंद कर दिया हो। के अंदर वो जो डिवाइन मूवमेंट कोर इंक्रिप्शन भी रहते हैं वो भी मानो ट्रेमर करने लगे हों। समझ जाता है ये सामने वाले वॉरियर यानी एल्डर जू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुरंत ही अपने एक लेजी वॉइस में जियान को बोलते हैं अंदर आ जाओ। इस दौरान इनका जो वुडन हाउस का जो गेट रहता है वो ओपन हो जाता है। यानी इस दौरान इनको तुरंत ही अंदर एंटर करके ग्रीट करता है। जैसे ही इनको ग्रीट कर रहा होता है एक स्ट्रॉन्ग विंड इनकी तरफ आती है, मतलब जियान की तरफ। तुरंत ही अपना इसको डिफेंड करने के लिए मिल्की वाइट फ्लेम एक्टिवेट कर देता है। जो विंड आ रही थी जियान के हेवनली फ्लेम से मिल्की वाइट फ्लेम से टकरा जाती है। जियान का ये मिल्की वाइट फ्लेम भी इस विंड के अटैक को मतलब ब्लॉक नहीं कर पाता है। जियान समझ जाता है ये विंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फाइनली ये जो एल्डर रहते हैं जियान से बोलते हैं तुम्हारा फ्लेम भी काफी वियर्ड फील होता है मुझे। जियान के सामने एक ओल्ड मैन खड़े थे जो काफी पतले भी थे। फिर से अपने स्ट्रॉन्ग विंड से जियान पर अटैक करते हैं, पर जियान इस बार तैयार रहता है। वो अपने इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। इनका जो अटैक रहता है कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाता है। कहते हैं बेसिकली मैंने एक जो टेक्निक ये यूज किया था कि तुम अपना इमोर्टल बॉडी बाहर ला पाओ। बेसिकली इसको कार्विंग इंसेक्ट टेक्निक कहते हैं। तुम इस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाते, तुम्हारे यहाँ पर आना फिर बेकार था।
ये जो ओल्डर जो होते हैं इस समय सोच रहे थे ये लड़का सच में काफी लकी भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि इस इमोर्टल बॉडी में पास्ट में ये भी एंटर किए थे जब गए थे, पर इन्हें अप्रूवल नहीं मिला था। इस दौरान ये जियान को कहते हैं क्योंकि ये बॉडी ने तुम्हें चुना, इसका मतलब तुम डेस्टिन्ड हो। बेसिकली ये जो एल्डर झूलाओ थे ये स्पिरिचुअल पावर यूज कर रहे थे, यानी मेंटल फोर्स। जियान को समझ में आ रहा था शायद ये एक फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर यानी मेंटल फोर्स ही यूज किया जाता है बैटल फॉर्मेशन मास्टर के लिए। तो स्पिरिचुअल फोर्स को ज़्यादा लेवल पर एक्टिवेट करना, डेवलप करना, जियान को अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं पता थी, और इनका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था जो ये जियान के सामने थी काफ़ी अलग लेवल पर था। जियान इनसे कहता है आपने लगता है मुझे उस एम्परर पॉन्ड के लिए बुलाया है। ये कहते हैं हाँ वो भी एक मैटर है, पर उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जियान भी काफी पजल्ड हो जाता है, बोलता है वो क्या चीज है, फिर आपने मुझे किसके लिए बुलाया है। जियान से कहते हैं तुम मेरे इस हाउस की तरफ देखो पहले। इस समय जो वुडन हाउस था पूरी तरीके से ब्राइट हो चुका था। जियान जब पहले इस रूम में एंटर किया था तो ये रूम डार्क था, पर ये अभी काफी ज्यादा ब्राइट था। जियान समझ जाता है ये जो चीजें हैं ये फॉर्मेशन स्क्रॉल है, जिसके कारण ये रूम इतना ज्यादा अभी चमक रहा है। इन जो वेव्स थे, क्रॉल में से जो वेव्स आ रहे थे काफी फेमिलियर थे। जियान के जो बॉडी के अंदर यानी निंग गोंग वान के अंदर जो क्रॉल्स रहते हैं, कोर इंक्रिप्शन, वो भी इस समय मूव कर रहे थे। जियान काफी ज्यादा शॉक्ड था और बोलता है सीनियर क्या आप, इसके बाद ये रुक जाता है। फाइनली ये जो ओल्डर झूलाओ रहते हैं जियान को बोलते हैं तुम मुझे टीचर मान लो अपना। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एल्डर झूलाओ ने बहुत समय से किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था। हालांकि अगर ये फेंग जियांग पवेलियन में एंटर कर गया है तो ये इसके टीचर के जैसे ही थे, फिर भी टीचर मतलब वो होता है तो अपने गुरु के लिए मरने को और जीने को तैयार हो, जैसे जियान पास्ट में मास्टर यावलाओ के लिए था। पर जियान इनको रिफ्यूज कर देता है, कहता है एल्डर जू मैं पहले से किसी का शिष्य हूँ। एल्डर झूला भी काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं और स्माइल करते हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं जो मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं पर मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। जियान कहता है अगर मेरा कोई टीचर है तो मेरे फादर के समान है, मैं उनको कभी भी बिट्रे नहीं कर सकता। इनकी बात सुनकर फाइनली एल्डर झूला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। जियान इनको ग्रीट करता है और फाइनली यहाँ से जाने लगता है। जियान हालांकि यहाँ से बाहर जा रहा था पर ये जानता था कि जो ओल्डर जू है ये सच में एक ट्रू मेटल फॉर्मेशन मास्टर है, और यही चीज जियान सीखना भी चाहता था। इसको स्पिरिचुअल लेवल कैसे डेवलप करना अभी भी नहीं आता था। जियान को वापस जाता देखिए एल्डर जू फिर इसको पुकारते हैं, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम मुझे टीचर की तरह वर्षित नहीं करोगे और तुम किसी भी नियम से बंधे नहीं होगे, जब चाहो आ सकते हो और जा सकते हो, तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी। जियान भी स्तब्ध हो जाता है, बोलता है क्या कंडीशन है वो। जियान फाइनली वापस आने लगता है। इस दौरान ये जो एल्डर रहते हैं जू ये बोलते हैं कि आज तक मैंने किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया और तुम मेरे पहले डिसाइपल होगे। कहते हैं जियान से अगर तुम 20 सालों में डाउ जियान लेवल पर नहीं पहुंच पाए तो किसी से भी मत कहना कि तुम मेरे शिष्य थे, बस यही कंडीशन है। जियान भी इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है, ठीक है मास्टर ठीक है। फिर ये भी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं तुमको डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हारे किसी भी मैटर में इंटरफियर नहीं करूंगा कि तुम्हारे और टीचर्स क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि मूजी वगैरह के साथ पढ़ने के अलावा तुम मुझे स्पेशली फॉलो करोगे स्पेशल स्टडीज के लिए। ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कमिश्न में भी काफी ऊपर पहुंचाऊंगा, पर जब भविष्य में हमारे यहाँ ट्रबल होगा तो तुम्हें आना पड़ेगा बर्निंग इंसेंस पवेलियन की हेल्प करने। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। वैसे भी जियान क्यों ना करे इनका हेल्प, क्योंकि ये वैसे भी एक बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंग जियांग पवेलियन का सच में शिष्य था। उसके बाद ये फाइनली कहते तुम्हें 3 मुझे और वचन देने पड़ेंगे। जियान कहता है आप तो अभी एक ही बोले थे। कहते हैं बस ये तीनों वर्बल एग्रीमेंट है, मतलब बातों बातों की। इसी के लिए कुछ मनी मैटर रिलेटेड प्रॉमिस रहता है। जियान इनको हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग इससे कहते हैं कि ये बंदा होली फिल्म में तुम्हारी काफी मदद कर सकता है। इस समय एल्डर जू भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जियान इनसे कहता है क्योंकि अब मैं आपका डिसाइपल बन चुका हूं तो आपको भी काफी ज्यादा सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना फेस लूज कर देंगे अगर ये लेवल डाउजियन लेवल पर नहीं पहुंच पाए तो। फाइनली इनसे पूछ ही देता है कि क्या आप बैटल फॉर्मेशन मास्टर हो। ये बताते हैं हाँ मैं बैटल फॉर्मेशन मास्टर हूँ। ये कहते हैं उसके अलावा भी मेरा एक नाम है डिफीटेड गॉड ऑफ वॉर एशेस। सुनकर तो मानो जियान की भी आंखें बाहर आ गई हूँ। इस समय इनके मतलब एल्डर जू के बॉडी में से एक अलग ही लेवल का मेंटल फोर्स बाहर निकल रहा था। प्रेशर के कारण मानो जियान की जो हड्डियां वगैरह थी वो भी चरकने लगती हैं। जियान को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। समझ जाता है ये इनका स्ट्रेंथ कम से कम डाउडी 9 स्टार पर तो होगा ही। जियान कहता है फिर भी मैं आपको एल्डर जू लाओ ही बुलाऊंगा, वो नाम काफी ज्यादा वियर्ड है। बताने लगते हैं जो मेरा नाम है गॉड ऑफ वॉर, इसके बारे में बहुत लंबा इतिहास है। ये बात ये बताने लगते हैं क्या तुम्हें पता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंग जियांग पवेलियन का इतिहास क्या है, का शुरुआत कैसे हुआ है। बताते हैं जब बर्निंग इंसेंस पवेलियन बना था तो ये केवल फायर टाइप फाइटिंग के ही लोग हायर करते थे, ये आदमी ही होना चाहिए, वो मैन ये लेते ही नहीं थे। तभी पूछता है जितना सुना है फेंग जियांग पवेलियन यानी हमारे पवेलियन और वानहुआ पवेलियन में कुछ तो रिलेशन था, क्योंकि वानहुआ वाले वुमेन्स ही एक्सेप्ट करते थे। कहते हैं पर ये जो तुमने सुना है ये बेबुनियाद बातें, ये बस छोटी मोटी बातें हैं। बताते हैं कि शुरुआत से ही फेंग जियांग पवेलियन फीमेल डिसाइपल्स भी एक्सेप्ट करता था और वानहुआ भी
मेल डिसाइपल्स एक्सेप्ट करते थे, पर कुछ ही मात्रा में। जियान कहता है मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन था। उसके बाद एल्डर झूलाओ कहते हैं मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये टॉप सीक्रेट है बर्निंग इंसेंस पवेलियन का, और ये तुम्हें जानना चाहिए, और क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है तुम किसी को बता नहीं सकते हो। ये बताते हैं कि फेंगजियांग पवेलियन यानी बर्निंग इंसेंस पवेलियन की शुरुआत वो जब एविल रेस वाले थे इसी समय मतलब 10,000 साल पहले हुई थी, उसी वॉर के दौरान। ये बताते हैं जब वो बैटल फिनिश हो गया तो सातों रियल वालों ने जब उन्हें खदेड़ दिया, फिर भी ये जो एविल रेस वाले थे उनकी बाउंड्री पर फिर भी बीच बीच में छोटा मोटा अटैक करते रहते थे। इन एविल रेसेस वालों ने एक लोअर प्लेन भी बना लिया था। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जुआनलिंग कॉन्टिनेंट था। इसी समय जो बर्निंग इंसेंस पवेलियन, सॉरी गाइस मैं इसको फेंगजियांग ही बोलूंगा, तो फेंगजियांग पवेलियन के जो फाउंडर थे जिन्होंने इसे बनाया था, ये पहली बार जुआनलिंग कॉन्टिनेंट आए थे और फील किए कि यहाँ पर जो एम्परर डाउडी जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, तो यहाँ पर लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और ये एविल रेसेस को दूर भगा सकते हैं। तब जाकर के ये फेंगजियांग पवेलियन बना। उसी के आसपास मतलब बाकी भी जो सुपर सेक्ट थे वो इस दुनिया में आए। बताते हैं कि जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वो इसीलिए हमसे चिढ़ती है क्योंकि ये जो माउंटेन है ये काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। इसके कारण से जो फेंगजियांग के फाउंडर थे और रॉयल फैमिली के बीच में एक युद्ध भी चला था और ये बैटल लगभग साल भर के आसपास चला था। इसमें हमारा फेंगजियांग पवेलियन जीता था, यानी फाउंडर जीते थे। और जुआनलिंग रॉयल फैमिली के जो राजा थे जो इनसे लड़े थे वो कुछ दिन बाद मर भी गए थे। फेंगजियांग पवेलियन के फाउंडर भी, क्योंकि उस बंदे ने इनको पॉइजन कर दिया था, तो वो भी मारे गए थे। अपने टाइटल के बारे में ये बताने लगते हैं कि ये जब 1000 साल पहले या उससे आसपास जब फेंगजियांग पवेलियन आए थे तो ये डायरेक्ट डिसिपल थे पवेलियन मास्टर के। दौरान ये बताते हैं कि ये जो रॉयल फैमिली थी इनका बैटल भी मेडुसा फैमिली से चल रहा था और ये डाउ पीक एम्परर के 2 वॉरियर्स को मेडुसा फैमिली पर अटैक करने के लिए भेजे थे। मेरा नाम भी उस समय काफी ज्यादा फेमस था। हमें मतलब बेसिकली बैटल को रोकने के लिए बोला गया था, जिसके कारण मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता था। यहाँ के जो पवेलियन मास्टर थे उन्होंने मुझे यानी झूलाओ को भेजा था। मैंने, जबकि मैं उस समय डाउडी 8 स्टार के आसपास था और मैंने डाउ फॉर्मेशन टेक्निक्स यूज करके ये जो ज्वाइनिंग रॉयल फैमिली वाले लोग थे उनको इजीली डिफेंड कर दिया था। इस दौरान मेडुसा फैमिली ने काफी ज्यादा जुआनलिंग रॉयल फैमिली को नुकसान पहुंचा दिया था। इसके बाद ये सब चीज बोलने के बाद एल्डर झूलाओ चाय मारने लगते हैं। इनकी आवाज में एक अलग ही प्राउड टोन था। जान भी इनकी बात से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि एल्डर झूलाओ जब अटैक करने गए थे तो ये डाउडी 8 स्टार के वॉरियर थे। उधर सामने से जो गए थे वो डाउडी के पीक पर थे या एक आधी इमॉर्टल वॉरियर भी थे, फिर भी इन्होंने अपने फॉर्मेशन मास्टर से उन्हें हरा दिया था। जियान को भी लग रहा था कि डाउडी 8 स्टार का वॉरियर वो डाउजियान लेवल के वॉरियर को कैसे हरा सकता है। जियान के मन में भी शंका था। तभी इसको समझ में आ जाता है बात पावर की नहीं थी बल्कि वो बैटल फॉर्मेशन मास्टर थे, इसलिए वो जीत पाए थे। क्योंकि बैटल फॉर्मेशन मास्टर इस दुनिया में बहुत ही कम, मतलब एक उंगली पर गिने जा सकते हैं। ये भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि सोलोमन वालों का इन जुआनलिंग रॉयल फैमिली के साथ इतना अच्छा रिश्ता क्यों है। ये कहते हैं कि मुझे जितना समझ में आता है ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली और सोलोमन के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी और सीक्रेट तो पक ही रहा है। इसके बाद फाइनली जियान इनसे पूछता है ये आपके घर में क्या चीजें हैं। इसलिए जियान ये स्क्रॉल्स के बारे में इनसे पूछ रहा होता है। बताते हैं कि जो स्क्रॉल्स है नॉर्मल फाइटिंग जो की वाले स्क्रॉल्स रहते हैं उनसे डिफरेंट है। अगर कोई बंदा बैटल फॉर्मेशन मास्टर ना हो तो ये इस प्रकार के स्क्रॉल्स को खोल भी नहीं सकता है। जियान से कहते हैं तुम अपनी आंख बंद करो और इस स्क्रॉल को फील करने की कोशिश करो। कहते तुम अपना सोल पावर यूज मत करना और ना ही स्पिरिचुअल पावर, अपने इंट्यूशन पे रिलाई करो। टच करो इन स्क्रॉल को और कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, इनसे बात करने की। जियान इस समय एक सिल्वर कलर्ड एरे स्क्रॉल के पास में होता है। जियान जैसे ही इस एरे स्क्रॉल को टच करता है इसमें से एक सिल्वर रेज ऑफ लाइट बाहर निकलने लगती है और ट्रेम्बल करने लगता है। स्क्रॉल मतलब जियान के हाथों से पास करते हुए इसके माइंड में इंसर्ट हो जाती है। जियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि जियान को इतना तो समझ में आ जाता है ये एक सिंपल फॉर्मेशन स्क्रॉल तो नहीं है, बेसिकली एक एरे कोर रहता है, मतलब कोर ऑफ फॉर्मेशन स्क्रॉल्स। मतलब जियान अगर इस टेक्निक को सीख लिया तो ये किसी भी स्क्रॉल को आराम से एरे फॉर्मेशन टेक्निक को छोटा और बड़ा कर सकता था। ये जो सिल्वर लाइट रहती है जियान के बॉडी में एंटर करने के बाद पूरी तरह से गायब हो गई थी। जियान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। कहते हैं तुम अच्छे से फील नहीं कर रहे हो, फिर से एक बार सोचो और फील करो। जियान उसके बाद फाइनली फील करता है इसका जो नी गोंग वांग था उसमें ये सिल्वर लाइट चली गई थी। इसके बाद एल्डर जो इसको इस कोर इंक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हैं। जो सिल्वर फॉर्मेशन की एनर्जी रहती है जियान के नी गोंग वांग में रहती है, पर वहां पर वो मैजिक कोर इंक्रिप्शन भी थी जो जियान ने बहुत पहले उस सीनियर से पाया था। ये जो सिल्वर एनर्जी थी बेसिकली कुछ ना कुछ मतलब इस एनर्जी से जो पहले वाली मैजिक कोर एनर्जी रहती है उससे डर रही होती है। अर्जू को ये पूरी बातें बता देता है। अर्जू थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। तुमने सच में इंक्रिप्शन वाली जो लाइफ है उसको तुमने कंडेंस कर लिया है। ये फील करते हैं, ये बताते हैं जियान को अगर तुमने जो कोर इंक्रिप्शन को कंडेंस किया अगर वो वीक हो, गलत तरीके से किया हो तो ये तुम्हारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो तुम्हारे फ्यूचर बैटल फॉर्मेशन मास्टर के कल्टीवेशन में ये बहुत ही बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसलिए जियान से थोड़ा बहुत एंग्री थे। इसीलिए जियान उस ओल्ड मैन से मिला रहता है तो इसको जल्दी से उस चीज को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में ये ऐसा कर दिया रहता है। जियान से कहते हैं कि तुम जो कोर इंक्रिप्शन ऑफ लाइफ जो
अब्सॉर्ब किए थे, कंडेंस किए थे पास्ट में, उसे मुझे दिखाओ, मतलब उसे सम्मन करो। बस ये यही दुआ कर रहे थे कि ये जियान ने जो कोर इनक्रिप्शन कंडेंस किए हैं वो ज़्यादा बुरे ना हो, मतलब उनका पावर ज़्यादा वीक ना हो, गलत तरीके से इसने कंडेंस ना किया हो, क्योंकि यही कोर इनक्रिप्शन का जो स्ट्रेंथ होगा जियान के बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनने में अच्छा लेवल का मदद कर सकता था। फील करते हैं जियान की मेंटल एनर्जी को। जियान का जो मेंटल एनर्जी था अब 6000 कोर इनक्रिप्शन बना सकता था। इससे ये भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं। इस समय जियान के बॉडी से एक प्योर व्हाइट लाइट इसके नी गोंग वांग से निकल रही थी। इस समय तक जियान का जो डिवाइन मूवमेंट रहता है कोर इनक्रिप्शन का वो अपीयर हो जाता है। इसे देख करके एल्डर झू का भी मतलब चेहरा एक तरह से उतर सा जाता है। ये क्या, इनकी भी आंखें जो इस सोर्स रहता है, इस कोर इनक्रिप्शन का जो मेन जड़ रहता है उसको नहीं देख पा रही थी। ये भी इसके पावर से एक बार को दहल जाते हैं। जियान भी इनकी तरफ शॉक्ड में देख रहा होता है। एल्डर झू क्या हुआ? जियान से पूछते हैं ये जो तुमने कोर इनक्रिप्शन ऑफ लाइफ पाए हैं, डिवाइन इमेजिनेशन, ये कहाँ से पाए हैं? ये कहते हैं मुझे जितना समझ में आ रहा है तुमने इसको कंडेंस तो नहीं किया है, बेसिकली ये तुमने इनहेरिट किया है, मतलब किसी से पाया है। जियान के सामने जो इसने अभी अपना कोर इनक्रिप्शन सम्मन किया था, पास्ट में जब ये जियान ने बनाया था ये कोर इनक्रिप्शन, तो ये एक स्क्वायर रून के साइज का था, मतलब फिस्ट के साइज का, हथेली के साइज का था। और इस बार जो इसने सम्मन किया था साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा था। जियान के अंदर का स्पिरिचुअल पावर भी काफी तेजी से इस समय बढ़ रहा था। जियान इनको सच सच बता देता कि ये जो कोर इनक्रिप्शन ऑफ लाइफ है ये इसने एक कोई रूइन, मतलब जो पुराने जगह रहते हैं वहां से पाया था। ये पूछते कौन से रूइन से? जियान इनसे कहता है मैं मुझे उनका नाम नहीं पता है। कहते हैं इनको मतलब बताता है कि इस कोर इनक्रिप्शन का नाम उन्होंने स्पिरिट कहा था। बेसिकली गॉड मूव था जिसको एल्डर झूलाओ ने पहचान लिया था, यानी गॉड इनक्रिप्शंस। जियान से कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये जो कोर इनक्रिप्शन ऑफ लाइफ है तुम्हारे बॉडी के अंदर, इसका स्ट्रेंथ क्या है, पर ये वीक तो नहीं है। इसके बाद ये जियान को बैटल फॉर्मेशन मास्टर में जो भी रैंक वगैरह रहते हैं उसके बारे में बताने लगते हैं। जियान भी इनके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जियान को बताने लगते हैं कि जो स्पिरिचुअल पावर होता है वो सोल पावर से अलग होता है, पर ये कहीं ना कहीं सोल पावर को कॉम्प्लीमेंट करता है। जो कल्टीवेशन है स्पिरिचुअल पावर का वो 7 लेवल में डिवाइडेड है। पहला जो शुरुआती है उसको निंग वैन कहते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन, फिर इमॉर्टल मास्टर, फिर सेलेस्टियल मास्टर, अर्थ मास्टर, एम्परर मास्टर और लास्ट में होली मास्टर। तुमने इसको कंडेंस किया है, वो पहला स्टेप है बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनने का। और तुम मतलब क्योंकि इसको कंडेंस कर चुकी हो कोर इनक्रिप्शन को, तो तुम अब कल्टीवेट कर सकते हो अपने स्पिरिचुअल पावर को। दूसरा स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एरे, ये सेकंड स्टेप है। फिर तुम्हें जो कोर इनक्रिप्शन जो तुमने बनाए हैं उनके साथ तुम्हारी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। के बाद ही तुम एक एरे बना सकते हो जिसमें तुम दुश्मन को कैद कर सकते हो। के बाद ये 5वें लेवल के बारे में बताते हैं कि वो काफी ज्यादा इनॉर्मस स्पिरिचुअल पावर कवर करते हैं। सीधा सीधा जियान को बताते हैं कि डाउ फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए कोर इनक्रिप्शन का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा और स्पिरिचुअल पावर साथ में, मतलब कि स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा तभी तुम्हारा कोर इनक्रिप्शन बढ़ सकता है। जितना ज्यादा तुम कोर इनक्रिप्शन को कंडेंस कर पाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा टेरिफाइंग होगा फॉर्मेशन, उससे ब्रेक करना उतना ही ज्यादा कठिन होगा।